हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट करेंगे। तो आज का पहला केस है टाइटस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब इस केस में क्या हुआ, वेलानाडु के ग्राम न्यायालय ने टाइटस के अगेंस्ट एक इंटरिम ऑर्डर इशू किया अंडर सेक्शन 12 क्लॉज 1 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अब इस सेक्शन के हिसाब से मैजिस्ट्रेट से विक्टिम, अग्रीव्ड या प्रोटेक्शन ऑफिसर उसके बिहाफ पे रिलीफ डिमांड कर सकता है जो उन सर्कमस्टांसेस में नेसेसरी है। ये रिलीफ जनरली टेम्परेरी नेचर की ही होती हैं क्योंकि जजमेंट आने में कुछ टाइम लग ही जाता है। अब जब तक कि फाइनलिटी नहीं होती केस की तब तक उस औरत को टॉर्चर सहने पे मजबूर तो नहीं किया जा सकता। इसलिए जो भी उसकी समस्या है उस समस्या को इमीडिएटली या टेम्परेरी बैंडेड हम क्या दे सकते हैं, यही सेक्शन 12 डील करता है। ठीक है, इसी तरह का एक इंटरिम ऑर्डर टाइटस के अगेंस्ट आ गया। टाइटस ने इस इंटरिम ऑर्डर को केरला हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उसने एक क्रिमिनल मिसलेनियस केस इंस्टीट्यूट किया अंडर सेक्शन 528 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेक्शन 482 सीआरपीसी का कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है और आपको पता होगा कि ये सेक्शन क्या था, इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स के हिसाब से, मेंस के हिसाब से, सब में ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब जनरली क्या होता है, प्रोसीजर ये कोड में नहीं दिया गया लेकिन कोर्ट के अपने रूल्स होते हैं जो एडवोकेट्स को पता होते हैं। तो केस ना सीधा मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं जाता या जजेस के सामने नहीं जाता कि जो एपेलेंट है या फिर पेटिशनर है वो कागज लेकर, फाइल लेकर माय लॉर्ड के सामने पहुंच जाए और कहे माय लॉर्ड ये रही मेरी फाइल, चले अब लड़ाई शुरू करते हैं। ऐसा नहीं होता। आप केस को पहले कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में सबमिट करते हैं, वहीं पे इंस्टीट्यूशन होता है। अपील का भी यही है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच मतलब रजिस्ट्री में केस को दाखिल किया जाता है। केस को प्रिमा फेसी ऑब्जर्व किया जाता है। वो देखते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट सब सही है, मेजर ऑन द फेस ऑफ इट कोई डिफेक्ट तो नहीं, सेक्शन सही, अपील का राइट एग्जिस्ट करता है, अपील का कोई कॉरेस्पॉन्डिंग राइट तो नहीं है, गलत सेक्शन के अंडर तो नहीं आ गया। बिल्कुल मतलब सरफेस पे जो गलती दिखाई देती है, बिल्कुल डीप नहीं जाते। ठीक है, सरफेस पे अगर कोई गलती दिखाई देती है तो उस अपील के लिए या फिर उस केस के लिए वो नंबर अलॉट नहीं करते, मतलब उस केस को बिल्कुल प्रिलिमिनरी स्टेज पर कोर्ट में पहुंचने से पहले ही उसे रिजेक्ट कर देते हैं। यही रजिस्ट्री ने किया, यही रजिस्ट्री ने किया। रजिस्ट्री ने देखा कि ये व्यक्ति जो है वो सेक्शन 528 बीएनएसएस में चलाया है इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए, बल्कि इसके पास एक स्पेसिफिक रेमेडी थी इस ऑर्डर को अपील करने के लिए, लेकिन इसने गलत सेक्शन का इस्तेमाल किया। सेक्शन 29 ऑफ पीडब्ल्यूडीवी एक्ट प्रोवाइड करता है कि सेक्शन 12 में दिया गया कोई भी मैजिस्ट्रेरियल ऑर्डर जो है आप उसके खिलाफ अपील फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 29 ऑफ द सेम एक्ट। मतलब सेक्शन 12 में मैजिस्ट्रेट ने जो रेमेडी दी है उसको सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग चैलेंज किया जा सकता है, मतलब इलाज मौजूद है। अब क्या इसमें प्रॉब्लम है इसे समझिए। सेक्शन 528 हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स के बारे में बात करता है। इनहेरेंट पावर्स तब यूज की जाती हैं जब और कोई रेमेडी नहीं अवेलेबल होती। कोर्ट का काम है न्याय करना, इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। कोर्ट का काम है इलाज करना, न्याय देना। कई बार लॉ उस न्याय के लिए, उस इलाज के लिए प्रॉपर रेमेडी या कुछ भी प्रोविजन प्रोवाइड नहीं करता। मतलब न्याय चाहिए, बीमारी है लेकिन इलाज मौजूद नहीं है, समझ रहे हैं आप? तो लेकिन बीमारी को तो क्योर करना ही है, न्याय तो करना ही है। तो कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर्स को यूज करके इलाज क्रिएट करते हैं। न्याय तक पहुंचने का रास्ता अगर लॉ नहीं बता रहा तो ये कोर्ट्स अपनी इनहेरेंट पावर्स को यूज करके उस रास्ते को बनाते हैं न्याय तक पहुंचने के लिए। मतलब वही दवाई इन्वेंट करते हैं, इलाज को क्रिएट करते हैं। लेकिन ये पावर्स तभी यूज होती हैं जब इलाज मौजूद नहीं है, जब रास्ता मौजूद नहीं है। अगर इलाज ऑलरेडी है, रास्ता पूरी तरह से बिल्कुल पुख्ता कंक्रीट का है, तो फिर आपको नया रास्ता बनाने की क्या जरूरत। जब दवाई पहले से मौजूद है, इलाज पहले से अवेलेबल है, तो नया ट्रीटमेंट क्यों क्रिएट किया जाएगा। यही इस केस का इशू भी था और रजिस्ट्री ने
इसी बेसिस पे ऑर्डर को या सॉरी इस अपील को बिल्कुल वहीं पे रिजेक्ट कर दिया कि अपील तुम्हारी सही नहीं है। 528 में क्यों चले आए हो? सेक्शन 29 में अपील में जा तो सकते थे भाई। या तो लॉ तुम्हें अपील में जाने की इजाजत ना दे या फिर अपील में कैसे जाना है ये ना बताए। जब लॉ बता रहा है कि इस रास्ते से होकर यहाँ जाना चाहते हो तो इस रास्ते से होकर गुजरो, तो उस रास्ते को पकड़ो। टेढ़ा टेढ़ा क्यों जा रहे हो? क्या जरूरत है? इस रिजेक्शन के अगेंस्ट जो है टाइटस जी ने हाई कोर्ट में एक और केस कर दिया। हाई कोर्ट का कहना था कि पीडब्ल्यूडीवी एक्ट जो है वो एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है जिसे वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है अगेंस्ट अब्यूज और वायलेंस। ये अपने आप में एक स्पेशल लॉ है जो कि हर तरह की रेमेडी और उस रेमेडी तक पहुंचने का रास्ता प्रोवाइड करता है। सेंट्रल क्वेश्चन जैसे कि मैं आपको बता चुकी इस केस का यही था कि हाई कोर्ट को अपनी इनहेरेंट पावर्स को यूज करने की जरूरत है, स्पेशली तब जब एक स्टैट्यूटरी अपील रेमेडी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है अंडर सेक्शन 29 ऑफ पीडब्ल्यूडीवी एक्ट, और वेदर द इंटरिम ऑर्डर कंटेन्ड एनी मैनिफेस्ट इलीगैलिटी और ब्लेटेंट इरेगुलरिटी दैट वुड जस्टिफाई सच इंटरवेंशन। अब ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति नहीं जा सकता, इनहेरेंट पावर्स के सेक्शन को यूज करके जा सकता है, लेकिन उस सेक्शन को तभी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है कोर्ट को, तो उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को यूज करने के लिए जरूरी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन भी एग्जिस्ट करे। तो जब तक ग्रोस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस या फिर ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ये सब नहीं एग्जिस्ट करता, तब तक 528 को इंसाइट या इन्वोक जनरली नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कुछ एस्टैब्लिश्ड सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट्स पे रिलाई किया, जैसे कि विजयलक्ष्मी अम्मा वर्सेस बिंदु, नरेश पॉटरीज वर्सेस मेसर्स आरती इंडस्ट्रीज, सौरभ कुमार त्रिपाठी वर्सेस विधि रावल, ये सब अभी के केसेस हैं। इनमें से दो तो 2025 के ही हैं। कोर्ट ने नोट किया कि हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स को जो सेक्शन 528 में दे रखी हैं उन्हें उन इंटरिम ऑर्डर्स को क्वॉश करने के लिए यूज नहीं कर सकता जो कि मैजिस्ट्रेट्स ने अंडर सेक्शन 18 to 23 ऑफ द डीवी एक्ट पास किए, जब तक कि एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर द कोर्ट, प्रिवेंट अब्यूज ऑफ कोर्ट प्रोसेस और सिक्योर जस्टिस। मतलब जब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती तब तक इन सेक्शंस में पास हुआ एक इंटरिम ऑर्डर इनहेरेंट पावर्स को यूज करके क्वॉश नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी एम्फसाइज किया कि सिंस पीडब्ल्यूडीवी एक्ट एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है जिसे विमेन सफरिंग को प्रिवेंट करने के लिए और विमेन को डोमेस्टिक वायलेंस या अब्यूज से बचाने के लिए क्रिएट किया गया है, हाई कोर्ट्स को बहुत स्लो और सर्कमस्पेक्ट होना पड़ता है, स्पेशली व्हेन दे आर यूजिंग देयर इनहेरेंट पावर्स to quash proceedings under section 12 clause 1. We are talking about a legislation which is designed to provide relief to women who are suffering under a domestic setup. अब उस डोमेस्टिक सेटअप की सफरिंग को रिलीव करने के लिए, उनकी तकलीफ कम करने के लिए ऑर्डर्स पास किए जाते हैं, रिलीफ्स दी जाती हैं, जजमेंट्स आते हैं। उन जजमेंट्स को, रिलीफ्स को, टेम्पररी ऑर्डर्स को छेड़ा नहीं जा सकता, वरना उस एक्ट का पूरा ऑब्जेक्टिव ही डिस्टर्ब हो जाएगा। द एक्ट इज टू मेक श्योर कि औरत सेफ है, सिक्योर है, किसी के हाथों परेशान नहीं हो रही, अत्याचार नहीं हो रहा उस पे। अब उन्हीं ऑर्डर्स को जो कि उस अत्याचार को, उस अब्यूज को रोकने के लिए दिए गए हैं, उन ऑर्डर्स के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते अनलेस हमें ग्रोस मिसकैरेज नहीं नजर आता जस्टिस का, या फिर कोई ब्लेटेंट इरेगुलरिटी नहीं नजर आती उस ऑर्डर में। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि इंटरफेरेंस थ्रू इनहेरेंट पावर्स कैन ओनली बी मेड व्हेन देयर इज अ ग्रोस इलीगैलिटी और ग्रोस अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ। Court observed that high courts must generally adopt a hands-off approach while dealing with proceedings under section 482 or in this case 528 for quashing applications under section 12 clause 1, as excessive interference would defeat the very objective of enacting the
PWDV एक्ट कि अगर हम इस तरह के ऑर्डर्स में इंटरफेयर करने लगेंगे, उनको रिजेक्ट करने लगेंगे या ओवर रूल करने लगेंगे, तो PW एक्ट जिस वजह से आया था उसके वेरी ऑब्जेक्टिव को हम डाइल्यूट कर देंगे। कोर्ट नोटेड दैट अगेंस्ट ऑर्डर्स पास बाय मैजिस्ट्रेट्स देयर इज एन अपील, और अगर अपील में जाना ही है, आपको उन ऑर्डर्स के खिलाफ आपको चैलेंज इंस्टीट्यूट करना ही है, तो रेमेडी एक्ट में ही प्रोवाइडेड है। सेक्शन 29 प्रोवाइड करता है कि इस तरह के इंटरिम ऑर्डर्स को भी, ये जुडिशियल ऑर्डर्स को भी चैलेंज किया जा सकता है यूजिंग द प्रोविजंस गिवन अंडर सेक्शन 29, और ये अपील लाई करती है हाई कोर्ट में नहीं, कोर्ट ऑफ सेशन में। तो when you already have an existing remedy, why do you approach us to use extraordinary mechanisms? ठीक है। Unlike cases involving cognizance of offenses or process issuance where no appeal or remedy exists, जहाँ पे 482 को या 528 को यूज किया भी जाता है कि भाई ऑफेंसेस लेने के लिए, कॉग्निजेंस लेने के लिए उन ऑफेंसेस का, या प्रोसेस इशू करने के लिए जहाँ पे कोई रेमेडी नहीं या कोई अपील का राइट एग्जिस्ट नहीं करता। Court found that interim order in question A3 could not be characterized as one of gross illegality or irregularity, and that the petitioner could approach the same court seeking modification or vacation of the order if sufficient reasons exist. लेकिन इस केस में sufficient reasons exist नहीं कर रहे थे। petitioner के इस चैलेंज को डिसमिस कर दिया गया और उससे कहा कि भाई रास्ता ऑलरेडी दे रखा है, सेक्शन 29 से आप कोर्ट ऑफ सेशंस में इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं, वहीं जाइए, वही आपको अप्रोप्रिएट रेमेडी देंगे मेरिट्स पे हर चीज को एग्जामिन करके। अब इंटरिम ऑर्डर क्या होता है, सेक्शन 12 को समझ लेते हैं। कौन अप्लाई कर सकता है? अग्रीव्ड पर्सन, प्रोटेक्शन ऑफिसर या कोई भी व्यक्ति अग्रीव्ड के बिहाफ पे एक एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट के सामने फाइल कर सकते हैं एक या एक से ज्यादा रिलीफ्स के लिए, जो कि एक्ट प्रोवाइड करता है। मैंडेटरी कंसिडरेशन, इसमें किसी भी ऑर्डर को पास करने से पहले मैजिस्ट्रेट को कंसिडर करना पड़ता है सब कुछ। कोई डोमेस्टिक इंसिडेंट जो रिपोर्ट हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफिसर ने रिपोर्ट किया है या सर्विस प्रोवाइडर ने रिपोर्ट किया, मतलब देयर हैज टू बी अ डोमेस्टिक अब्यूज इंसिडेंट इन ऑर्डर फॉर अ मैजिस्ट्रेट टू पास एनी जजमेंट और एनी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन। किस तरह की रिलीफ है? कंपेंसेशन हो सकता है, और डैमेज विदाउट प्रेजुडिस टू द राइट टू इंस्टीट्यूट अ सेपरेट सूट फॉर कंपेंसेशन फॉर इंजरीज कॉज्ड बाय डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, मतलब भाई जो भी रिलीफ उस समय अप्रोप्रिएट है। सेट ऑफ प्रोविजन, जहाँ पे कंपेंसेशन की डिक्री आती है और डैमेज कोर्ट ने पास कर रखे हैं इन फेवर ऑफ द अग्रीव्ड, द अमाउंट पेड अंडर द मैजिस्ट्रेट्स ऑर्डर shall be set off against the decree amount, मतलब पहले ही पैसा दिया जा चुका है और फाइनल जजमेंट में भी फिर पैसा ही अवॉर्ड किया गया है, तो सेट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ये तो बड़ा ही कॉमन सी हर सिविल रेमेडी में जहाँ पे कंपनसेशन दिया जाता है उसे इसी तरह से डील किया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म, हर एप्लीकेशन नीड्स टू बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड कंटेन प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स और एज नियरली एज पॉसिबल देयरटू। अडियर करिए प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स के साथ जितना आप कर सकते हैं। टाइमलाइन फॉर फर्स्ट हियरिंग, पहली जो हियरिंग है वो 3 दिन के अंदर अंदर, मतलब एप्लीकेशन फाइल करने की 3 दिन के अंदर अंदर हो जाती है, और जो फाइनल जो डिस्पोजल है केस का वो 2 महीने 60 डेज के अंदर अंदर हो जाना चाहिए फर्स्ट हियरिंग से। ठीक है, ये सेक्शन 12 का पूरा स्ट्रक्चर है। सेक्शन 23 PWDV एक्ट, power to grant interim and ex parte orders, general power in any proceeding section under the act, magistrate जो है वो interim orders पास कर सकता है अगर उसे सही लगता है तो। मैजिस्ट्रेट को अगर मैजिस्ट्रेट अगर satisfied है कि on that an application prima facie discloses that the respondent is committing, has committed or is likely to commit an act of domestic violence, वो एक ex parte order भी फाइल कर सकता है या पास कर सकता है बेस्ड ऑन अग्रीव्ड पर्सन्स एफिडेविट। एफिडेविट में अगर सफिशिएंट मटेरियल है प्रूव करने के लिए कि हाँ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या फिर हो सकता है या फिर हो रहा था, तो फिर बिना रिस्पोंडेंट की प्रेजेंस के भी एक्स पार्टे ऑर्डर दिया जा सकता है। अगेन एफिडेविट शुड सेटिस्फाई द कोर्ट कि इस तरह का कुछ है। स्कोप ऑफ एक्स पार्टे ऑर्डर्स कैन बी ग्रांटेड अंडर सेक्शन 18 प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हैं, 19 में रेजिडेंट ऑर्डर्स हैं, 20 में मॉनिटरी रिलीव्स है, 21 में कस्टडी ऑर्डर्स है, 22 में कंपनसेशन ऑर्डर्स हैं। ये इस तरह के ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं।
एफिडेविट एक्स पार्टे मस्ट बी बेस्ड ऑन एफिडेविट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म सबमिटेड बाय द अग्रीव्ड। रिलेटेड प्रोविजंस क्या है? ड्यूरेशंस, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 18 रिमेन इन फोर्स until the aggrieved person applies for discharge. Modification, magistrate may alter, modify or revoke any order upon application from either party if there is a change in circumstances requiring such action. Enforcement, सारे के सारे जो orders हैं इन sections में वो all throughout India enforceable है, section 27 provide करता है। There is an appeal to the court of section within 30 days from the date, और ये section 29 में दे रखा है। ये उसकी appropriate remedy भी थी जो उसने use नहीं की, extraordinary चला गया। मतलब बिल्कुल वही बात हो गई कि भाई घर के सामने सेब मिल रहे हैं लेकिन आपको लगता है बड़े से शहर में बेहतर सेब मिलेगा, तो आप उस घर के सामने कन्वीनियंट स्टोर को छोड़ के देश के बाहर या शहर के बाहर चले जाते हैं कि भाई सेब दो, है ना, इस तरह का कुछ। Distribution of orders, the magistrate must provide free copies of order to parties, police officers in charge, relevant service providers under section 20। ठीक है, अब अगले केस पे आते हैं, सफदर नागौरी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अब इस केस का ना फाइनल जजमेंट आया नहीं है, 25 जुलाई इसकी हियरिंग डेट सेट की गई है क्योंकि मैटर इतना कॉम्प्लेक्स था कि लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। अब सफदर नागौरी कौन थे? एक व्यक्ति जिसे कन्विक्ट किया गया 2017 में। इनके खिलाफ एलिगेशंस थे जिनमें सेडिशन का भी चार्ज लगाया गया था। 2007 से इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और 2017 में 10 साल बाद इनका कन्विक्शन हुआ, जहां पे सारे के सारे चार्जेस के अंडर ट्रायल कोर्ट ने इनको अच्छी खासी सजा दे दी। ठीक है, अब इन्होंने हाई कोर्ट में सेडिशन के चार्ज के अगेंस्ट ही अपील डाली क्योंकि बाकी सारे चार्जेस का जो सेंटेंस था ये सर्व कर चुके थे। सोचने वाली बात है, 2007 से व्यक्ति अरेस्ट हुआ है, 2017 में जजमेंट आया है, तो जितने भी बाकी चार्जेस लगाए गए थे, जितने भी बाकी एलिगेशंस थे, उनमें जितना भी पनिशमेंट था वो ऑलरेडी पूरा हो चुका था। एक सेडिशन का पनिशमेंट था जो और लंबा जाता। तो सेडिशन के अगेंस्ट इन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया कि ये चार्ज गलत है और इस चार्ज के अगेंस्ट मुझे अक्विट कर दिया जाए। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पिटिशनर की अपील सुन ली पूरी, है ना, और बस जजमेंट देने ही वाले थे वो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है इन एसजी वोम्बटकेरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये मई 22 में आया था, 2022 मतलब। ठीक है, इस ऑर्डर में या फिर इस जजमेंट में सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सेडिशन जो है वो अभी भी ग्रोसली मिसयूज किया जा रहा है। इसे पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल लीडर्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। इसका एक्चुअल इंटेंट जो था वो बहुत पीछे छूट गया है। इस सेक्शन को इस डेमोक्रेसी में होना भी चाहिए या नहीं, स्पेशली तब जब ये इतना मिसयूज होता है। इस पे एक रिव्यू कमेटी बिठा दी सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एक बार फिर से एग्जामिन करने का वक्त आ गया है। ये सेक्शन रखने लायक नहीं है क्योंकि जब तक ये रहेगा तब तक मिसयूज ही होता रहेगा, है ना। तो बाय वे ऑफ इंटरप्रिटेशन या फिर बाय बाय एक्सीडिंग आवर इमेजिनेशन की नहीं होना चाहिए, एक चेक्स एंड बैलेंसेस गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, वो सारे के सारे रीजंस लगाने के बावजूद भी जब तुम देखते हो कि सेक्शन तो मिसयूज ही हो रहा है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करने के बावजूद भी सेक्शन को गलत तरीके से ही इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सेक्शन को हटा दो। एक ऐसा हथियार जो नुकसान कर रहा है, फायदा नहीं कर रहा, उस हथियार को आप किसी को मत दीजिए, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बेसिस पे सेडिशन को फिर से रिव्यू पे लगा दिया गया। इस रिव्यू कमेटी के इंस्टीट्यूशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये और कह दिया कि सेडिशन के ऊपर जितने भी ट्रायल्स, एफआईआर, प्रोसीडिंग्स जितना भी पेंडिंग है उन सबको रोक दो। मतलब सेडिशन के अगेंस्ट एफआईआर नहीं लिखी जाएगी अगर आ रही है तो। जो ट्रायल चल रहा था सेडिशन के अगेंस्ट उस पे भी फुल स्टॉप लगा दो, क्योंकि हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जब तक एग्जामिन नहीं कर लेते तब तक केस आगे नहीं बढ़ेगा। कोई व्यक्ति सेडिशन के अगेंस्ट सजा नहीं पाएगा जब तक कि हम ये नहीं डिसाइड करते कि वो वाकई सेक्शन सजा देने लायक है या नहीं, उस सेक्शन को ऑफेंस बने रहने देना चाहिए या नहीं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हुई कि सफदर के केस में जजमेंट आ रहा था, लेकिन जजमेंट एमपी हाई कोर्ट ने रोक दिया, कह के कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है किसी भी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ने से जो कि सेडिशन के चार्ज पर बेस करती है। अब सफदर नागौरी परेशान हो गए, बहुत सालों से वो ऑलरेडी जेल में थे, सोचो 2007 से जेल में है। इसके खिलाफ ये जो अबेयंस
ऑर्डर आया हाई कोर्ट से कि अभी इस केस को हम कॉमा लगा रहे हैं, इस मतलब अभी ये केस आगे नहीं बढ़ेगा, तो वी आर पुटिंग अ हॉल्ट ऑन इट राइट नाउ, वी कैन नॉट इशू एनी जजमेंट और वी कैन नॉट गिव यू एनी फाइंडिंग ऑन दिस कोर्ट अभी, ठीक है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई नहीं कर देता या हमें आगे बढ़ने की परमिशन नहीं दे देता। तो बैरियर लग गया है, यहाँ से आगे हम नहीं जाएंगे। तो इसने इस बैरियर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस इंस्टीट्यूट किया। अब इनका कहना था कि देखिए ये जो आपका 2022 का ऑर्डर है, ये चलिए ट्रायल पे लगा रहे हैं आप, है ना, कि ट्रायल कोर्ट में जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी या सेडिशन के अंडर चार्जेस नहीं एडमिट किए जाएंगे और सेडिशन के अंडर ट्रायल भी कंटिन्यू नहीं कर सकेगा, अपील भी नहीं होगी। ऑब्वियसली जब ट्रायल ही रोक दिया तो अपील को कैसे चलाओगे तुम। लेकिन वो अपील जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, भाई अपील कोर्ट में, एपेलेट कोर्ट में ट्रायल थोड़ी होता है। एपेलेट कोर्ट में तो ट्रायल कोर्ट ने जो कुछ किया है उसे वापस से एग्जामिन किया जाता है, फ्रेश केस नहीं जाता अपील कोर्ट में। दे हैव अ वेरी लिमिटेड पावर व्हेन इट कम्स टू अपील। हालांकि वो पावर एक्सपैंड की जा सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, लेकिन द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि एपेलेट कोर्ट इज नॉट द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, दे डू नॉट टेक द केस एज द ट्रायल कोर्ट डज, है ना, हर चीज बिल्कुल स्क्रैच से एग्जामिन नहीं की जाती। तो ट्रायल ऑलरेडी हो चुका है, जिस चीज पे आप रोक लगा रहे हैं वो ऑलरेडी हो चुकी है, जिस चीज को आप हॉल्ट पे या बैरियर से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज ऑलरेडी हैपेंड। व्हाट हैजंट हैपेंड इज द जजमेंट, एवरीथिंग एल्स इज डन। तो आप अपील रोक दीजिए, ट्रायल रोक दीजिए, एफआईआर रोक दीजिए, लेकिन जजमेंट तो मत रोकिए। मेरी जिंदगी का सवाल है, ऐसे तो आप पता नहीं कब लेकर आएंगे ऑर्डर में क्लैरिटी, तब तक मैं जेल में ही बैठा रहूंगा। और आपने 10 साल बाद निकाला कि नहीं अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसे जितने भी चार्जेस थे वो गलत ही था, जो भी था, अब तो नया ही लॉ आ गया है। तो अगर आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसे डिक्लेयर कर भी देते हैं और कोर्ट मेरे फेवर में फैसला दे भी देता है और पूरी सजा मैं काट भी चुका हूं, तो फायदा क्या आपके उस ऑर्डर का जिसने मेरी जिंदगी को तो खराब कर ही दिया। आर्टिकल 21 सीधा इन्वॉल्व हो गया कि ये मेरी लिबर्टी का ग्रोस वायलेशन है। You are keeping me inside jail for a charge that I find extremely unjust, and you're not even willing to give a judgment on it. Why? Because the apex court has stopped you. अब apex court के सामने ही जाके कहा कि आप रोको उन्हें, उनसे कहो कि जजमेंट दे, मैं जिंदगी भर जेल में नहीं रह सकता एक ऐसे चार्ज के लिए जो मुझे पता है कि मेरे अगेंस्ट लेवल नहीं किया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशनर की बात में दम पाया कि बात गलत नहीं है, इस ऑर्डर में क्लैरिटी जरूरी है, इस ऑर्डर का स्कोप एंड एप्लीकेशन हमें एक प्रॉपर वे में कंसिडर करना जरूरी है। हम इसे ट्रायल पे लगा सकते हैं, एफआईआर पे लगा सकते हैं, इवन अपील्स पे लगा सकते हैं, बट व्हेन ऑल ऑफ इट हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड द ओनली थिंग रिमेनिंग इज द जजमेंट, द फाइनल आउटकम, तो वहां पे भी हॉल्ट लग जाएगा क्या? इसके लिए केस को रेफर कर दिया गया है लार्जर बेंच को। मैंने ये केस पूरा इसीलिए समझा दिया ताकि जब ये केस का फाइनल आउटकम आए तब हम डिटेल में जजमेंट डिस्कस कर सकें। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हालांकि सेडिशन जो है वो एज एन ऑफेंस एक्सप्रेसली नए लॉ में नहीं दे रखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेडिशन हमारे कोड से जा चुका है। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन क्या थे? मैटर वाज हर्ड बाय अ 2 जज बेंच कंप्राइजिंग ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस श्री नरसिम्हा, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आर महादेवन। ट्रायल स्टेटस को रिकॉग्नाइज किया गया। कोर्ट एक्नॉलेज दैट द ट्रायल अगेंस्ट द पिटिशनर वाज वर्चुअली कंक्लूडेड आफ्टर सबमिशंस मेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज वेल एज द डिफेंस। Interpretation court noted that need for clarification regarding the operation of paragraph 8D of the order passed on 11th May 2022 states that all pending trials, appeals and proceedings with respect to the charge framed under section 124A be kept in abeyance. Adjudication with respect to other sections, if any, could proceed if the courts are of the opinion that no prejudice would be caused to the accused. मतलब अगर मल्टीपल चार्जेस हैं जिनमें से एक सेडिशन का भी चार्ज है तो सेडिशन के चार्ज पर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, मल्टीपल चार्जेस पे आप बिना किसी परेशानी के ट्रायल को फर्दर कर सकते हैं। Constitutional implication, court explicitly recognized the serious implication for personal liberty under Article 21 as highlighted by the petitioner's counsel regarding prolonged incarceration without appellate recourse, कि मेरे पास रेमेडी ही नहीं है, कोई appellate recourse नहीं है, मैं indefinitely मुझे जेल में रहना पड़ेगा। Court's decision and directions
The Supreme Court issued notice in the matter indicating if found merit in examining the question raised regarding the scope of its 2022 order. कोर्ट ने डायरेक्ट किया है एक SLP be listed on July 25, 2025 before an appropriate bench after taking instructions from the Honorable Chief Justice of India. तो वही मैंने आपको बता दिया क्या क्या हुआ. अब सेडिशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं. देखो, सेडिशन कॉलोनियल कंट्री में या कॉलोनियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाला एक ऑफेंस है जो कि जरूरी भी होता है. 17th सेंचुरी इंग्लैंड में सेडिशन के लॉज को इनैक्ट किया गया था जब लॉ मेकर्स को लगता था कि गवर्नमेंट के लिए सिर्फ अच्छे ओपिनियंस आने चाहिए, है ना, और इसी तरह के ओपिनियंस को सरवाइव करना चाहिए. बैड जो ओपिनियंस हैं वो मोनार्की और गवर्नमेंट के लिए डेट्रीमेंटल हो सकते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट एन एरा जब डेमोक्रेसी उतनी प्रिवेलेंट या प्रोमिनेंट नहीं थी. राजा होता था और राजा के अगेंस्ट कोई भी डेरोगेटरी स्टेटमेंट या रिमार्क नहीं दिया जा सकता था क्योंकि ऑफ कोर्स इंपीरियलिस्टिक वर्ल्ड था, है ना. डेमोक्रेसी में होती है एक्चुअल पावर लोगों के खिलाफ, जहां पे हम डिसाइड करते हैं कि नेता कौन बनेगा. जब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन नेता बनेगा और हम सब्जेक्ट्स हैं, प्रजा नहीं, हम प्रजा हैं, सॉरी सिटीजन्स नहीं है. प्रजा और नागरिक में अंतर होता है. तो जब हम प्रजा हैं, नागरिक नहीं, तो हमारे पास सिविल लिबर्टीज नहीं, एक्सप्रेशन का, अभिव्यक्ति का कोई अधिकार नहीं. तो राजा के अगेंस्ट तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता, है ना, क्योंकि राजा अकेला है भाई. अगेंस्ट अगर सब खड़े हो गए तो राजा को तो गद्दी से उठा फेंकेंगे. ये तो बहुत सारे लोगों के डेट्रीमेंट में आ जाएगा. जो लोग राजा की पावर को यूज करके अपना धावा और अपना डंका बजा रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा फेटल था. इसीलिए सेडेशन के लॉ को ले आए ताकि सबकी सुप्रीमेसी और पावर और नोबिलिटी बनी रहे. सेक्शन 124A को आईपीसी में इंसर्ट किया गया बाय एन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय सर जेम्स स्टीफन व्हेन इट फेल्ट द नीड फॉर अ स्पेसिफिक सेक्शन टू डील विद द ऑफेंस. ओरिजिनल ड्राफ्ट में मैक्यूले ने सेडेशन को नहीं डाला था, लेकिन बाद में इसको अमेंड करके ऐड कर दिया गया. अब डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इस सेक्शन की कोई बहुत अच्छी नहीं है. सेडिशन एक एक्सट्रीमली वेग और एम्बिगुअस ऑफेंस था जिसे पॉलिटिकल लीडर्स अपने ईगो पे लगी हुई चोट को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते थे, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट वर्ड दे रखा है भाई. गवर्नमेंट में तो सब आ जाते हैं. हमें आर्टिकल 12 का स्टेटस पता ही है. गवर्नमेंट इंक्लूड्स एवरीवन. तो एक एमएलए भी गवर्नमेंट है, एक एमएलसी भी गवर्नमेंट है, बिल्कुल है. तो सेक्शन 124A लेज डाउन पनिशमेंट फॉर सेडिशन. प्रोविजन डिफाइन सेडिशन. क्या होता है कि भाई एक ऐसा ऑफेंस कमिटेड व्हेन एनी पर्सन बाय वर्ड्स जो कि कहे गए हैं या लिखे गए हैं, है ना. ये पुरानी डेफिनेशन है, नई नहीं है. By words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law. Contempt की क्या definition है? We don't know. Hatred की क्या definition है? We don't know. Disaffection क्या है? We don't know. अपनी मर्जी से इनको इंटरप्रेट करो. तुम्हारे खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको जेल में डाल दो. 3 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास तक की सजा है इस सेक्शन में, है ना. डेमोक्रेसी के लिए ये एक बहुत फेटल सेक्शन था क्योंकि जिन्हें हमने नेता बनाया है, अगर वो नेता ठीक से काम नहीं करेगा तो क्या हम अपना डिसअफेक्शन जाहिर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं. लेकिन अगर हमने डिसअफेक्शन जाहिर किया तो वही नेता हमें जेल पहुंचा देगा क्योंकि अब उस नेता के पास पावर आ गई है. केदारनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि आप जब डिसअफेक्शन, कंटेम्प्ट, हेट्रेड की बात करते हैं तो उसका मैनिफेस्टेशन होना चाहिए. किसी ने बोल दिया कि अरे वो नेता अच्छा नहीं है और हमारा ध्यान एक्चुअल इशू से भटकाने के लिए ये सब कम्युनल पॉलिटिक्स वगैरह एक्सरसाइज की जाती है और उस नेता को बुरा लग गया और उसने मुझे जेल में डाल दिया, तो ये नहीं हो सकता. वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्चुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ दीज सेंटिमेंट्स कि लोग सड़कों पे उतर आए हथियार लेके. गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी वाकई खतरे में है. जब तक कि आप ऐसा कुछ नहीं देखते तब तक सेडिशन का चार्ज नहीं लगाया जा सकता. वो इलीगल होगा, गलत होगा, रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर रहा. क्या ये हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं. और यही 2022 के केस में ऑब्जर्व किया गया कि ये तो हो ही नहीं रहा. इतना समझाने के बाद भी कि सेडिशन कहां, कब, कैसे यूज किया जा सकता है, मान ही नहीं रहा कोई. तो क्या करें भाई? हटा देते हैं, है ना, क्योंकि पुराने केसेस चल रहे हैं ना सेडिशन को लेके. लॉ तो अभी 2023 में आया है, उससे पहले के क्रिमिनल केसेस कितने ही पेंडिंग है सेडिशन को लेके. दिस review committee is going to decide fate of thousands, lakhs of people who are
rotting inside prisons because of somebody's ego. क्लैरिफिकेशन तो जरूरी है ना. इंटेंट रिक्वायरमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सेडिशन के केसेस में इंटेंशन की रिक्वायरमेंट को हाईलाइट करते हुए कहा था कि आप जब किसी के स्पीच को पीनलाइज कर रहे हैं, स्पेशली एक ऐसी कंट्री में जहां पे स्पीच एक फंडामेंटल फ्रीडम है, तो स्पीच के पीछे के इंटेंशन को समझ लीजिए. एक आदमी वाकई चाहता है कि सड़क पे आवाम उतर आए और आपकी गद्दी आपसे छीन ले तो गलत है इंटेंशन, क्रिमिनल है इंटेंशन. लेकिन अगर एक व्यक्ति अपने ओपिनियन को जाहिर कर रहा है जो कि उसका फंडामेंटल राइट है, तो सेडिशन को यूज नहीं करेंगे आप. पनिशमेंट फ्रेमवर्क क्या था? नॉन बेलेबल ऑफेंस है, पनिशमेंट 3 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकता है और फाइन भी लगेगा. अब हमारे नए लॉ में इस सेक्शन का क्या रूप है? सेडिशन वर्ड हटा दिया गया है लेकिन ऑफेंस मौजूद है अंडर सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस. अब ये ऑफेंस गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं होता, अब ये ऑफेंस नेशन के अगेंस्ट हो सकता है. जहां पे इस ऑफेंस के स्कोप और एप्लीकेशन को एक्सट्रीमली इंटरप्रेटिव रखा गया था, नए सेक्शन में उस स्कोप को, उस एप्लीकेशन को क्लैरिफाई करने की कोशिश की है. जहां पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसअफेक्शन, कंटेम्प्ट, हेट्रेड, वेरी इंटरप्रेटिव वर्ड्स यूज किए गए थे. वहां पे जब तक कि इंडिया की सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, यूनिटी अफेक्ट नहीं हो जाती किसी के स्पीच से, वेदर स्पोकन और रिटन, तब तक सेडिशन का चार्ज लेवल नहीं हो सकता. या फिर कोई ऐसा स्पीच, वेदर रिटन और स्पोकन, जो कि सिजेशन की, एंटी नेशनल फीलिंग्स को इंसाइट ना करे. मतलब एक्चुअल ऑफेंसेस जो देश की स्टेबिलिटी को वाकई अफेक्ट कर सकते हैं, नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं, देश की सोवरेनिटी को, सिजेशन की फीलिंग्स को, जैसे खालिस्तान मूवमेंट वगैरह हो गए, इन सब पे सेडिशन का चार्ज या फिर सेक्शन 152 का चार्ज लगाया जा सकता है, जो कि सही भी है. ठीक है. एन एक्ट एंडेंजरिंग, अब देखो एक्ट का पूरा मतलब सेक्शन का जो एप्लीकेशन है वही क्लियर कर दिया है कि जब तक कि कोई एक्ट इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी को एंडेंजर नहीं करता, तब तक वो सेक्शन 152 में नहीं आएगा. In the BNS, this has been replaced by section 152 titled Act Endangering Sovereignty, Unity, Integrity of India. ऑब्वियसली तो इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को अफेक्ट करने वाले ऑफेंसेस सेक्शन 152 में पनिश किए जाएंगे. तो कैसे हो सकते हैं? सीजेशन फीलिंग्स को इंसाइट करके, हमें अपना देश चाहिए, हमें अपना ये चाहिए, ये और वो, इस तरह के ऑफेंसेस, इस तरह की भावनाओं को लोगों के बीच में क्रिएट करना, इस तरह के मूवमेंट्स चला देना, या फिर कुछ ऐसा जो कि एक एंटी नेशनल फीलिंग को या मूवमेंट को इंसाइट करे, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो उस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा हो, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हो या किसी भी और तरह का सपोर्ट दे रहा हो. ठीक है. जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, अ बेंच ऑफ जस्टिस अरुण मोंगा held that section 152 should not be used to cripple legitimate dissent and only deliberate actions with malicious intent would fall within the ambit of this provision. वैसे सेक्शन काफी क्लियर है. इफ आई टेल यू ऑनेस्टली, इसका मिसयूज, भाई मिसयूज तो हर किसी का किया जा सकता है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट इसका मिसयूज थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना है कि ये एक्ट इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी को चैलेंज कर रहा है, विच कैन नॉट बी एन ऑर्डिनरी एक्ट. कोई ऑर्डिनरी क्राइम नहीं ये साबित कर सकता. तो प्रोसिक्यूशन हैज अ लॉट ऑफ वर्क टू प्रूव अ चार्ज अंडर सेक्शन 152, whereas बिफोर अंडर सेक्शन 124A इट वाज क्लोज टू नथिंग, केक वॉक. कंपैरेटिव एनालिसिस आईपीसी बीएनएसएस का कर लेते हैं. सब्सिक्वेंटली 124A has largely been retained in the form of section 152. Despite the change in terminology, there are core concerns that remain about government criticism. थोड़ा तो कंसर्न है ही, जिसे देखते जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उसे शायद क्लियर कर दिया जाएगा. लेकिन अभी मतलब अगर आप सेक्शन को एक इंटरप्रेटिव निगाह से पढ़ें, बिल्कुल लैंग्वेज को का मीनिंग डिसाइफर करने की कोशिश करें, तो ये सेक्शन अब नेशनल लेवल पे ये क्राइम को या ऑफेंसेस को पनिश करता है. मतलब एक नेशन के अगेंस्ट किए गए ऑफेंसेस इस सेक्शन में पनिश होंगे, गवर्नमेंट नहीं आती इनमें स्पेसिफिकली. राइट, द वर्ड गवर्नमेंट has not even been used. So the crimes which are committed against the country, endangering the country, endangering the peace and stability and unity and sovereignty of the country would be penalized under this section, which of course makes it a lot more clearer than it was in section 124A. But the
फैक्ट स्टिल रिमेन्स कि हाँ थोड़ा तो अभी भी एम्बिगुअस है। देखते हैं आगे क्या होता है। आज मैं आपको एक होमवर्क दूंगी, कंपनसेशन अंडर एमवी एक्ट। इस पेज पे एक और केस है, नागरत्ना वर्सेस जी मंजुनाथ। ये केस एमवी एक्ट पे है, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स पे है, और आपका होमवर्क है इस केस को पढ़ना। इस केस को पढ़ने के बाद आप मुझे बताएंगे कि आप इस केस को किस तरह से अपने मेंस के आंसर में साइट करेंगे, किस तरह का आंसर होगा वो, किस तरह का क्वेश्चन होगा वो, क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्या टॉपिक होगा, और ये आप सब मुझे कमेंट्स में बताएंगे। पहले दो केसेस बहुत इजी थे। कंपैरेटिव एनालिसिस सेडिशन का एक रेलेवेंट टॉपिक है, ट्रस्ट मी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी से निजात भी है और नहीं भी है, अगर देखा जाए तो, जो कि सेडिशन के आसपास रिवॉल्व करती थी। तो कहें तो है रिलीफ और कहें तो नहीं भी है रिलीफ। इस तरह का कंपैरेटिव एनालिसिस मेंस में पूछा जा सकता है, और ये आप सेक्शन, मतलब अभी तो ये केस इनकॉर्पोरेट इमीडिएटली नहीं हो सकता जब तक कि 25 जुलाई का जजमेंट नहीं आता, लेकिन आप समझ गए कि जब जजमेंट आएगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। उससे पहले का जो केस था वो इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट के स्कोप एंड एप्लीकेशन पे था, कहाँ यूज की जा सकती है, कहाँ नहीं की जा सकती। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कोप और एप्लीकेशन, तो आप लिखते ही हैं कि कब 528 को आप यूज करेंगे, तो आप तभी यूज करेंगे जब और कोई रेमेडी नहीं और कोई इलाज नहीं। अगर लेजिस्लेशन प्रॉपर कोर्स राउट प्रोवाइड कर रहा है अपील तक पहुंचने का किसी और कोर्ट में, तो आप वो राउट पकड़िए। इनहेरेंट पावर्स को हर जगह यूज नहीं किया जा सकता। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन है उस केस का इनहेरेंट पावर्स के आंसर में। ये केस का एप्लीकेशन आपको खुद तलाशना है, तो अच्छे से ढूंढिए, समझिए और मुझे बताइए, ठीक है। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।